अरविंद केजरीवाल का एक और मोहरा पिट गया। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के खिलाफ अदालत ने आरोप तय करने के आदेश दे दिए। स्वाति मालीवाल पर दिल्ली महिला आयोग में अवैध नियुक्तियां करने का आरोप है, लेकिन अदालत का जैसे ही आदेश आया, अरविंद केजरीवाल स्टाइल में स्वाति मालीवाल खुद को कट्टर ईमानदार साबित करने पर तुल गईं और कहा कि ईमानदार लोगों को अपनी ईमानदारी साबित करनी पड़ती है, जबकि चोर अपनी जिंदगी के मजे लेते हैं। मालीवाल का यह बयान ऐसे वक्त में आया जब अदालत ने DCW में नियुक्तियों के संबंध में उनके खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया। मालीवाल ने यह भी कहा कि जब तक वो जिंदा रहेंगी, लड़ती रहेंगी। स्वाति मालीवाल के किए गए ट्वीट में उन्होंने कहा कि ईमानदारी से काम करने वालों को अपनी ईमानदारी सिद्ध करनी पड़ती है और चोर देश में मजे मारते हैं। लाखों मामले संभाले, सैकड़ों बच्चियों को तस्करी से बचाया, शराब मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले माफिया पकड़वाए, गरीबों के साथ खड़ी रही। बस यही मेरा गुनाह है। जब तक मैं जिंदा हूँ, लड़ती रहूंगी। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने उपराज्यपाल VK सक्सेना से दिल्ली महिला आयोग यानी DCW की प्रमुख स्वाति मालीवाल को हटाए जाने की मांग की। सक्सेना को लिखे गए पत्र में प्रवेश वर्मा ने कहा, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि असंवैधानिक कृत्य के लिए स्वाति मालीवाल के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए और उन्हें DCW के अध्यक्ष पद से हटाया जाए। वर्मा ने कहा कि कथित साजिश के तहत मालीवाल और अन्य ने उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को महिला आयोग के विभिन्न पदों पर नियुक्त किया। भाजपा की दिल्ली इकाई के प्रमुख आदेश गुप्ता ने ट्वीट करके आरोप लगाया, लगता है कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार करने का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहती। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने स्वाति मालीवाल और अन्य के खिलाफ दिल्ली महिला आयोग में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की नियुक्ति के मामले में पद का दुरुपयोग करने के आरोप में भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश के आरोप तय करने का आदेश दिया। स्वाति मालीवाल के अलावा प्रोमिला गुप्ता, सारिका चौधरी और फरहीन मलिक को भी आरोपी के रूप में नामजद किया गया। कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया इंगित करता है कि अधिकांश नियुक्तियां आरोपियों के करीबियों और पसंदीदा लोगों को दी गई है। इस प्रकार आरोपियों की ओर से ये दावा नहीं किया जा सकता कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग नहीं किया ताकि वे नियुक्त किए गए लोगों के लिए आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। जब से एनडीए छोड़कर नीतीश कुमार आरजेडी के साथ गए हैं, दोनों पार्टियों के सितारे गर्दिश में चल रहे हैं। गोपालगंज के बाद कुढ़नी एक जगह आरजेडी तो दूसरी जगह जेडीयू, बीजेपी ने बारी बारी दोनों को धूल चटाई। बीजेपी शुरू से ही कहती रही है कि ये बेमेल गठबंधन सत्ता का है। दोनों पार्टियों के मतदाताओं और कार्यकर्ताओं का मिजाज बिल्कुल उलट है और अब तो ये साबित भी हो चुका है, क्योंकि गोपालगंज और कुढ़नी दोनों जगह गठबंधन के समीकरण अजेय थे, लेकिन खेल हो गया। अब बीजेपी के पास मौका है तो उसने जेडीयू कार्यकर्ताओं और नेताओं को खुले तौर पर अपने पाले में करने की कोशिश शुरू कर दी है। बीजेपी का कहना है कि जनता ने आरजेडी और जेडीयू गठबंधन को सिरे से खारिज कर दिया, जिसका फायदा उसे लोकसभा और फिर विधानसभा चुनावों में मिलेगा। इसके लिए बीजेपी बिहार में कुछ छोटी पार्टियों को भी अपने साथ जोड़ना चाहती है। कुढ़नी उपचुनाव में मिली जीत से उत्साहित भारतीय जनता पार्टी अब जंगल राज के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले जेडीयू के नेताओं को भी बीजेपी में आने का निमंत्रण दे रही है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि बिहार के उज्जवल भविष्य के लिए जंगल राज के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले बीजेपी में शामिल होते हैं तो उनका स्वागत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जंगल राज के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले नीतीश कुमार भले ही लालू यादव की गुलामी को स्वीकार कर लें, लेकिन बिहार की जनता कभी गुलामी स्वीकार नहीं करेगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि जब बिहार में एनडीए का शासनकाल था तब 2,34,000 नौकरियां तय हो गई थीं। उनमें से 1,15,000 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी तैयार हो गए थे। डॉक्टर संजय जायसवाल ने बताया कि मार्च 2022 में इनकी नियुक्ति करना भी तय हो गया था। इसके बावजूद अब तक शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि राजनीति अपनी जगह है, लेकिन ये युवाओं के भविष्य का सवाल है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार को चेतावनी भी दी है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों की नौकरियों की जल्द घोषणा की जाए, नहीं तो 13 दिसंबर से शुरू हो रहे विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में बीजेपी सरकार के सभी कदमों का विरोध करेगी। उन्होंने कहा कि अगर अभी घोषणा नहीं करेंगे तब भी बीजेपी इसकी घोषणा करने के लिए सरकार को मजबूर कर ही देगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि बिहार के युवा सभी राजनीतिक दलों की ओर देख रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बिहार का विकास सभी राजनीतिक दलों का लक्ष्य होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर कुढ़नी उपचुनाव में जदयू द्वारा बूथ लूट की घटनाएं नहीं होती तो भाजपा की जीत 10 से 12,000 अधिक मतों से होती। उन्होंने ये भी कहा, उपचुनाव के परिणाम ने इस बात को साबित भी कर दिया है
बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आगामी लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में बिहार के मतदाता बिहार को फिर से जंगल राज की ओर धकेलने वाले नीतीश कुमार की पार्टी और गठबंधन में शामिल तमाम दलों को धूल चटाने का काम करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। तीस्ता सीतलवाड़ को सुप्रीम कोर्ट ने तगड़ा झटका दे दिया है। तीस्ता सीतलवाड़ ये चाहती थी कि सुप्रीम कोर्ट शोभा यात्राओं और धार्मिक जुलूसों पर रोक लगा दे, क्योंकि इससे दंगे भड़कते हैं, लेकिन कोर्ट ने तीस्ता सीतलवाड़ की याचिका को खारिज कर दिया। असल में तीस्ता सीतलवाड़ के एनजीओ सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस की तरफ से दाखिल इस याचिका में कहा गया था कि धार्मिक जुलूसों से दंगे भड़कते हैं, इसलिए इस पर रोक लगा देनी चाहिए। इस पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि हम हमेशा धार्मिक जुलूसों को इस रूप में ही क्यों देखते हैं कि इससे दंगे होते हैं, हम अच्छी चीजों को क्यों नहीं देखते। बाद में याचिकाकर्ता ने याचिका वापस लेनी चाहिए, लेकिन शीर्ष अदालत ने उसे खारिज कर दिया। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई थी कि किसी समुदाय को शक्ति प्रदर्शन के तौर पर ऐसे जुलूसों को निकालने के लिए पुलिस से इजाजत लेकर देश भर के लिए एक गाइडलाइन जारी की जाए। सीजेआई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच के सामने सीजेपी के वकील सीयू सिंह ने दलील दी कि ज्यादातर दंगे इसी वजह से भड़कते हैं। उन्होंने कहा कि कई जांच में आयोगों ने ऐसे धार्मिक जुलूसों को दंगों का मुख्य कारण बताया। ऐसे जुलूसों में हिस्सा लेने वाले तलवार जैसे हथियार और धार्मिक प्रतीक लिए होते हैं। सिंह ने कहा कि त्योहारों के दौरान ऐसी शोभा यात्राओं के लिए इजाजत देते वक्त पुलिस को सावधानी बरतनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को देश भर के लिए गाइडलाइन जारी करनी चाहिए, जिसका सभी राज्यों की पुलिस को पालन करना हो। सिंह ने कहा कि कानून शांतिपूर्ण कार्यक्रम की इजाजत देता है, लेकिन ज्यादातर जुलूस में लोग तमाम तरह के हथियार लिए रहते हैं, जिससे तनाव बढ़ता है। इस पर सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि हम हमेशा धार्मिक जुलूसों को इस रूप में क्यों देखते हैं कि इनसे दंगे भड़कते हैं। हर वर्ष गणपति उत्सव के दौरान जुलूस निकलते हैं, लेकिन कभी दंगे नहीं होते। हम अच्छी बातों को क्यों नहीं देखते। सुप्रीम कोर्ट को ऐसी स्थिति में मत उलझाइए कि जिनसे निपटने के लिए पुलिस और राज्य सरकारें सक्षम हैं। कि हमारे देश की विविधता की ओर देखिए। एक जिले से दूसरे जिले में आने पर कल्चर बदल जाता है। राज्य स्थितियों को नियंत्रित कर सकते हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तय करने से क्या मदद मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख को भांपने के बाद सिटीजन्स फॉर पीस एंड जस्टिस ने याचिका वापस लेने की इजाजत मांगी, ताकि भविष्य में इस मुद्दे पर न्यायपालिका का रुख करने का रास्ता खुला रहे। लेकिन बेंच ने कहा ऐसी याचिकाओं को वापस लेने की इजाजत नहीं देंगे और याचिका खारिज कर दी। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। छत्तीसगढ़ कोयला घोटाला मामले में अब भूपेश बघेल की सरकार बुरी तरह से फंस गई है। 25 रुपए प्रति टन वसूली मामले में ईडी ने छत्तीसगढ़ में बड़ी कार्रवाई की। ईडी ने छत्तीसगढ़ कोल ट्रांसपोर्टिंग और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में जांच के बाद कई प्रमुख आरोपियों की करीब 152 करोड़ 31 लाख रुपए से ज्यादा की चल अचल संपत्तियों को अटैच किया। ईडी की कार्रवाई से पिछले एक महीने से छत्तीसगढ़ में हलचल मची हुई है। अब ये हलचल और तेज होने की संभावना जताई जा रही है। ईडी की ओर से छत्तीसगढ़ की वरिष्ठ ब्यूरोक्रेट सौम्या चौरसिया की 21 संपत्तियों को अटैच किया गया। उनका अनुमानित बाजार मूल्य करोड़ों रुपयों में है। पिछले कुछ दिनों पहले ही सौम्या चौरसिया की गिरफ्तारी के वक्त ये खबर राज्य में काफी चर्चा का मुद्दा बन गई थी। ईडी की जांच से ये बात सामने आई थी कि खनन से जुड़े 15 जुलाई 2020 को हुए सरकारी ऑर्डर को नजरअंदाज करने के लिए बड़े स्तर की साजिश रची गई थी। खनन के बाद ट्रांसपोर्टिंग से संबंधित पॉलिसी में जानबूझकर मनी लॉन्ड्रिंग करने के लिए उसमें बदलाव करने में कई लोगों की भूमिका भी रही थी। इस मामले में जैसे जैसे तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ेगा, कई लोगों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। ईडी मुख्यालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ कोल ट्रांसपोर्टिंग और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कई अन्य चर्चित आरोपियों की चल अचल संपत्ति को अटैच किया गया है। इसमें सूर्यकांत तिवारी की 65 प्रॉपर्टीज का अटैचमेंट किया गया। सौम्या चौरसिया की 21 प्रॉपर्टी और आईएएस अधिकारी समीर बिश्नोई की 5 प्रॉपर्टी को जब्त किया गया। ईडी की ओर से कुछ समय पहले ही छत्तीसगढ़ की 75 लोकेशंस पर सर्च ऑपरेशन किया गया। इनमें छत्तीसगढ़ के खनन विभाग से जुड़े हुए कई अधिकारियों और अवैध तौर पर काम करने वाले कई कारोबारियों के यहाँ सर्च ऑपरेशन किया गया। सर्च ऑपरेशन के दौरान विशेष तौर पर कोरबा और रायगढ़ इलाके से कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों और सबूतों को इकट्ठा किया गया। उसके आधार पर करीब 100 से ज्यादा लोगों से इस मामले में पूछताछ भी हुई थी। कई राजनीतिक हस्ती और कारोबारी ईडी के रडार पर हैं। पूछताछ में जांच एजेंसीज को कई चौंकाने वाली जानकारियां मिली। उसके आधार पर यह कहा जा रहा है कि कई बड़ी राजनीतिक हस्तियों, कारोबारियों और सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों सहित अन्य लोगों की मुश्किलें काफी बढ़ने वाली हैं।
सूत्रों के मुताबिक कुछ नए घोटाले संबंधित इनपुट्स भी मिले हैं। जांच के बाद ईडी कुछ नए मामलों को दर्ज करके और भी बड़े खुलासे कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। बीजेपी के हाथों अब तक की सबसे बड़ी हार झेल रही कांग्रेस में अब आपसी तकरार शुरू हो गई है। 2017 में मिली 77 सीटों के मुकाबले कांग्रेस 2022 में सिर्फ 17 सीटें ही जीत सकी। गुजरात में मिली इस ऐतिहासिक मात के गेम को कांग्रेस हिमाचल की जीत में भले ही भुलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन गुजरात में तकरार शुरू हो गई है और नेताओं ने पार्टी को कोसना शुरू कर दिया। गुजरात में कांग्रेस को मिली हार के बाद अब पार्टी के भीतर से नेतृत्व को लेकर सवाल उठने लगे हैं। गुजरात के वडगाम से चुने गए विधायक जिग्नेश मेवाणी ने पार्टी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा, उन्हें खेद है कि चुनाव के दौरान उनका पूरा इस्तेमाल नहीं किया गया। गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जिग्नेश मेवाणी ने कहा कि वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जब कांग्रेस के पास उनके जैसा चेहरा है, जिसकी विश्वसनीयता है, जो बीजेपी विरोधी है और उसके अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं, और वो राज्य भर में चुनाव से पहले जनसभाओं को संबोधित क्यों नहीं कर सका। उन्होंने कहा कि दलितों में ऊर्जा भरने के लिए पार्टी को उनसे जनसभाएं करवानी चाहिए थी। जिग्नेश मेवाणी ने साल 2017 में कांग्रेस के समर्थन से पहली बार निर्दलीय चुनाव जीता। कांग्रेस के अन्य युवा नेता जिनमें कन्हैया कुमार, राज्यसभा सांसद इमरान प्रताप गढ़ी ने उनके लिए प्रचार किया। कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल होने के बावजूद मेवाणी ने केवल उत्तर गुजरात की कुछ सीटों और अहमदाबाद के वेजलपुर निर्वाचन क्षेत्र में जनसभाओं को संबोधित किया। इनमें से ज्यादातर का आयोजन उनके द्वारा अपना नामांकन दाखिल करने के बाद किया गया था, जब वे अपने खुद के चुनावी अभियान में फंस गए थे। कांग्रेस जहां एक तरफ 2022 गुजरात दंगों के मुद्दे से उलझने के बारे में चिंतित थी, मेवाणी ने हर बैठक में बिल्किस बानो का मुद्दा उठाया। बीजेपी सरकार के खिलाफ 2017 के पाटीदार आरक्षण आंदोलन के चेहरे हार्दिक ने मेवाणी को कांग्रेस में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हार्दिक अब कांग्रेस छोड़ बीजेपी में जा चुके हैं। उन्होंने इस चुनाव में विरमगाम से अपना पहला चुनाव 51,707 वोटों से जीता। बीजेपी ने हार्दिक पटेल को स्टार प्रचारक की लिस्ट में शामिल किया था, बावजूद इसके उनका ज्यादा उपयोग नहीं किया गया। जिग्नेश मेवाणी ने इस बार गुजरात चुनाव में वडगाम विधानसभा सीट से अपने निकटतम प्रतिद्वंदी बीजेपी उम्मीदवार मणिभाई वाघेला को हराया। जिग्नेश मेवाणी 2017 में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में विजयी हुए थे और उन्हें कांग्रेस पार्टी का समर्थन प्राप्त था। बीजेपी उम्मीदवार मणिभाई वाघेला पहले कांग्रेस में ही थे और 2017 में टिकट न मिलने की वजह से वह बीजेपी में चले गए थे। वाघेला 2012 से 2017 तक वडगाम के ही विधायक थे। दिल्ली एमसीडी चुनावों में आम आदमी पार्टी को भले ही बहुमत मिल गया हो और मेयर बनाने के लिए जरूरी सीटें उनके पास हों, लेकिन राजनीति का तकाजा ऐसा है कि उसे अभी भी भरोसा नहीं कि दिल्ली एमसीडी में उसका मेयर बन सकता है। इसलिए आम आदमी पार्टी कभी कांग्रेस के पार्षदों पर डोरे डालती है तो कभी बीजेपी के पार्षदों को लालच देती है। लेकिन दूसरी पार्टियों की तरह बीजेपी के नेता बिकाऊ नहीं निकले और उल्टा बीजेपी के पार्षदों ने आम आदमी पार्टी की पोल खोलते हुए आकर्षक ऑफर देने का गंभीर आरोप केजरीवाल एंड कंपनी पर मढ़ दिया। उनकी मुश्किलें जरूर बढ़ गई हैं। गौरतलब है कि इससे पहले आम आदमी पार्टी का एक दांव तब उल्टा पड़ गया था जब उसने कांग्रेस के 2 पार्षदों को अपनी पार्टी में शामिल करा लिया, लेकिन देर रात पार्षदों ने माफी मांगते हुए कांग्रेस में घर वापसी कर ली और इससे आम आदमी पार्टी की जमकर फजीहत हुई। तो उनके बढ़ते डर का एहसास भी सभी को हो गया। शायद इसलिए आम आदमी पार्टी लगातार अपने पार्षदों की संख्या बढ़ाने की कोशिशों में लगी हुई है, क्योंकि उसे अपने पार्षदों पर ही भरोसा नहीं कि कब कौन कहां किस तरफ चल पड़े। वहीं अब भाजपा पार्षद डॉक्टर मोनिका पंत ने दावा किया कि शिखा गर्ग नाम की एक महिला ने उनसे संपर्क किया था, जिसने उन्हें मेयर चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी का समर्थन करने के बदले आकर्षक ऑफर दिए थे। मोनिका पंत आनंद विहार के वार्ड नंबर 206 से भाजपा पार्षद के साथ ही दिल्ली बीजेपी महिला मोर्चा की महामंत्री भी हैं। मोनिका पंत ने बताया कि केजरीवाल की एक एजेंट शिखा गर्ग का मेरे पास फोन आया कि मैं आपसे मिलकर कुछ बात करना चाहती हूं। जब मैंने उनसे फोन पर ही बात करने को कहा तो उन्होंने मिलकर ही बात करने का दबाव बनाया। उन्होंने मेरे घर आकर मेयर चुनाव में सपोर्ट करने के बदले मुझे पद के साथ तरह तरह के प्रलोभन देना शुरू कर दिया। इसके बाद अब भाजपा भी आम आदमी पार्टी पर हमलावर हो गई है। उसके महिला पार्षद के आरोपों के बाद भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि आज आम आदमी पार्टी का एक नया मॉडल सामने आया, जिसका नाम है प्रलोभन फॉर पार्षद मॉडल।
वहीं दिल्ली बीजेपी के वरिष्ठ नेता हरीश खुराना ने कहा कि केजरीवाल की एजेंट शिखा गर्ग भाजपा की पार्षद को प्रलोभन दे रही हैं, जिसका सबूत अब सबके सामने आ चुका है। हम इस संबंध में एसीबी में शिकायत दर्ज कराएंगे। गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी ने इस बार एमसीडी चुनाव में 134 सीटें जीतकर नगर निगम में भाजपा के 15 साल के शासनकाल को खत्म कर दिया। एमसीडी में 250 वार्ड्स पर हुए चुनाव में भाजपा ने 104 और कांग्रेस के हिस्से में सिर्फ 9 सीटें आईं। लेकिन दिल्ली नगर निगम चुनाव हार चुकी भाजपा की एक महिला पार्षद ने मेयर चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी का समर्थन करने के बदले आकर्षक ऑफर दिए जाने का आरोप लगाकर हंगामा खड़ा कर दिया और केजरीवाल एंड कंपनी एक बार फिर फंसती हुई नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। ले देकर कांग्रेस को हिमाचल में जीत मिली, लेकिन जिस तरह से सुखविंदर सुक्खू और प्रतिभा सिंह के बीच कुर्सी की जंग छिड़ी, उसने कांग्रेस का सारा मजा किरकिरा कर दिया। कहीं हिमाचल में महाराष्ट्र वाला हाल न हो जाए, इसके लिए कांग्रेस अब फूक फूक कर कदम रख रही है। आखिर जीत सुखविंदर सिंह सुक्खू को मिली, लेकिन इस पूरे खेल में 3-5 इतना कि सीएम पद के लिए सुक्खू के नाम का ऐलान करने के बाद भी कांग्रेस डिफेंडिंग मोड में है। वजह यह कि प्रतिभा सिंह को पार्टी कम करके नहीं आंक सकती। माना जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने से पहले ही उसके गिरने की नींव पड़ गई। आगे आने वाले दिनों में कुछ ऐसा हो भी सकता है, ये तो तय है, क्योंकि कांग्रेस ने चुनाव तो वीरभद्र सिंह के नाम पर लड़ा, लेकिन कुर्सी किसी दूसरे को थमा दी। अब तक प्रतिभा सिंह कुर्सी पर अपना स्वाभाविक हक मानकर चल रही थी। कुर्सी छिन जाने का गम उन्हें आगे भी सताता रहेगा। यही वजह है कि कांग्रेस आला कमान को अंतिम फैसला लेने तक कई पापड़ बेलने पड़े। प्रतिभा सिंह के समर्थक राजीव भवन के बाहर सुक्खू के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। अब सवाल यह है कि कांग्रेस ने सुखविंदर सुक्खू के सिर पर हिमाचल का ताज तो रख दिया, लेकिन क्या ये ताज बरकरार रह पाएगा? प्रतिभा सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह कई मौकों पर पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर पीएम मोदी के फैसलों की तारीफ भी कर चुके हैं। इसलिए मौका देखकर कभी भी पाला बदल का खेल हो सकता है। कांग्रेस इसलिए भी सुक्खू को सीएम बनाकर चैन की सांस नहीं ले सकती, क्योंकि असंतुष्ट गुट कब किस करवट बैठ जाए अनुमान लगाना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना और अरविंद केजरीवाल में एक बार फिर ठन चुकी है। केजरीवाल अब खुलकर भ्रष्टाचारियों के पक्ष में हैं और उपराज्यपाल का संवैधानिक अधिकार है कि वो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करें, और इसलिए मामला अब राष्ट्रपति तक जा पहुंचा है। लेकिन राजनीतिक जानकारों का कहना है कि इस मामले में केजरीवाल को मुंह की खानी पड़ सकती है। दरअसल उपराज्यपाल ने केजरीवाल के उस आदेश को भी अवैध बताया है, जिसे उन्होंने जैस्मिन शाह की सभी सुविधाएं बहाल करने का आदेश दिया था। गौरतलब है कि पिछले महीने भारी अनियमितताएं पाए जाने के बाद उपराज्यपाल ने केजरीवाल से जैस्मिन शाह को दिल्ली संवाद एवं विकास आयोग यानी डीडीसीडी का उपाध्यक्ष पद से हटाए जाने को कहा था, और दिल्ली सरकार के थिंक टैंक माने जाने वाले डीडीसीडी के उपाध्यक्ष शाह को उनके कर्तव्यों का निर्वहन करने से प्रतिबंधित कर दिया था और उनके कार्यालय को भी सील कर दिया गया था। लेकिन एमसीडी चुनाव के परिणामों के ठीक बाद केजरीवाल ने योजना विभाग को जैस्मिन शाह के समर्थन में आदेश दिया और कहा कि जैस्मिन शाह की सभी सुविधाएं बहाल की जाएं। मतलब ये कि जिसके ऊपर इतने गंभीर आरोप लगे, उसे केजरीवाल ने बिना किसी ठोस जांच और कार्रवाई के साफ बरी कर दिया और खुद ही जज बन गए। हालांकि इसके बाद उपराज्यपाल कार्यालय ने कहा कि जैस्मिन शाह के मामले को पहले ही कार्रवाई के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जा चुका है। वहीं उपराज्यपाल के निर्देश के बाद पिछले 17 नवंबर को योजना विभाग ने दिल्ली संवाद एवं विकास आयोग के उपाध्यक्ष के पद के तहत शाह को मिलने वाली सभी सुविधाओं को रोक दिया था। इसके बाद एलजी ने शाह को पद से हटाने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखा था, लेकिन जैस्मिन शाह ने इस कदम के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। वहीं केजरीवाल ने अपने आदेश में लिखा कि इस मुद्दे पर कोई अधिकार एलजी के पास नहीं है। केजरीवाल ने आदेश में कहा कि डीडीसी उपाध्यक्ष को कैबिनेट के एक फैसले से नियुक्त किया गया था और केवल आयोग के अध्यक्ष की ही मंजूरी से उन्हें हटाया जा सकता है। ये अधिकार केवल मुख्यमंत्री के पास है। बता दें कि भाजपा सांसद प्रवेश वर्मा की शिकायत पर योजना विभाग ने 17 अक्टूबर को शाह को कथित तौर पर सरकारी संसाधनों और सार्वजनिक कार्यालय का दुरुपयोग करने के लिए एक राजनीतिक दल के प्रवक्ता के रूप में काम करने के आरोप में नोटिस दिया था। योजना विभाग की रिपोर्ट और शाह द्वारा प्रस्तुत जवाब के आधार पर एलजी ने मुख्यमंत्री को डीडीसी उपाध्यक्ष के रूप में जैस्मिन शाह को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने से रोकने और कार्यालय से जुड़े किसी भी विशेषाधिकार और सुविधाओं का उपयोग नहीं करने के निर्देश दिए थे।
सीएम के अपने आदेश में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जून 1951 और अक्टूबर 1958 में जारी किए गए कार्यालय विज्ञापनों का हवाला देते हुए ये काफी हद तक स्पष्ट किया गया कि सीसीएस आचरण नियम केवल उन लोगों पर लागू होते हैं जिन्हें सिविल सेवा में नियुक्त किया गया हो। वहीं केजरीवाल ने अपने आदेश में कहा कि उन्होंने भाजपा सांसद वर्मा द्वारा उपराज्यपाल को दी गई शिकायत और सक्सेना के 17 नवंबर के आदेश की जांच की और वो इस बात से संतुष्ट हैं कि डीडीसीरी के उपाध्यक्ष शाह ने ऐसा कोई उल्लंघन नहीं किया है जिससे उन्हें पद से हटाया जा सके या अन्य दंडात्मक कार्रवाई की जा सके। मतलब साफ है कि केजरीवाल अब खुद ही जांचकर्ता बनकर भ्रष्ट और दोषियों को क्लीन चिट देने लगे हैं।